पार्ट 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिंगहाओ हानफी को उसके रूम में ले आया है और जब यहाँ था कि तभी उसे रूम में रेडियो दिखा, जिसे देखकर जिंगहाओ को याद आ गया कि ये तो वही रेडियो है जो प्रेजेंट टाइम में खुद ब खुद प्ले हो गया था, यानी टाइम ट्रेवल होने से पहले। इसलिए हानफी से रेडियो के बारे में पूछने लगा तो तब हानफी बताती है कि मेरी ग्रैंडमदर ने मेरी मॉम को दिया था और मेरी मॉम ने मुझे दिया था। अब बस यही एक आखिरी निशानी है मेरे पास मेरी मॉम की। जिंगहाओ हानफी के हाथ में एक टाइम ट्रेवल बुक नोटिस करता है। हानफी बताने लगी कि मुझे ये नाना ने दी थी। जिंगहाओ उसे देखने लगा तो उसमें से एक फोटो निकलकर गिरी जिसके पीछे लिखा हुआ है कि हानफी, क्या तुम टाइम ट्रेवल में यकीन करती हो? हानफी बताती है कि ये भी नाना ने ही लिखा था, लेकिन पता नहीं इस बात का क्या मतलब हुआ। तो तब जिंगहाओ हैरान हो ही रहा होता है और अब जैसे ही उसने यहाँ फोटो को देखा तो वो और ज्यादा शॉक रह गया नाना को फर्स्ट टाइम देखकर कि ये तो वही लड़की है जो कि अक्सर मेरे सपने में आती है। हानफी पूछती है कि मतलब, यानी क्या तुम कभी नाना से मिले हो जो तुम्हारे ये ड्रीम में आती है? जिंगहाओ बताता है कि नहीं, मैं कभी इससे नहीं मिला। तो हानफी पूछने लगी कि तुम ड्रीम में क्या देखते हो? तो तब जिंगहाओ बात घुमाने लगा कि नहीं, मैं कुछ नहीं देखता। हानफी कहने लगी कि मैं तो नाना की बचपन से दोस्त रही हूँ पर वो कभी मेरे ड्रीम में तो नहीं आई। फिर अब पास्ट की स्टोरी बताने लगी कि मैं, नाना, ज़ेनियो, हम तीनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। नाना और ज़ेनियो ये दोनों मुझसे 2 साल बड़े थे, यानी मेरे सीनियर थे, लेकिन हम तीनों साथ में कोई ना कोई ऐसी शरारत करते रहते थे जिस वजह से अक्सर हम तीनों को साथ में पनिशमेंट मिलती थी। ज़ेनियो की तरह मुझे भी सिंगिंग का शौक था, इसलिए मेरी परफॉर्मेंस होने वाली थी, लेकिन तभी डैड की कॉल आई और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी मॉम की डेथ हो चुकी है। मैं ये बात जानकर बुरी तरह टूट गई थी और वहीं बैठकर रोने लगी। तो मेरे दोस्त मुझे हिम्मत दे रहे थे। मेरा नाम अनाउंस करा गया, पर अब क्योंकि मैं गा नहीं पाती इसलिए ज़ेनियो मेरी जगह स्टेज पर गया और फिर मेरे लिए वही वाला कपकेक सॉन्ग सिंग करने लगा जो उसने और मैंने साथ में बनाया था। ज़ेनियो एक तरह से मुझे हिम्मत दे रहा होता है। हमने फर्स्ट प्राइज जीता और मैं मॉम की डेथ के बाद बुरी तरह टूटी हुई थी, लेकिन मेरे दोस्तों ने मेरी हिम्मत बनाकर रखी। हम तीनों साथ में फोटो क्लिक करते हैं, जो फोटो हम तीनों के ही पास है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक नाना वियर्ड बिहेव करने लगी। यानी जब ज़ेनियो ने फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करा और हमें इस बारे में बताया तो तब मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, लेकिन नाना खुश नहीं थी। वो ज़ेनियो से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के लिए बोल रही होती है, लेकिन हमें लगा कि वो मजाक कर रही है क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी ज़ेनियो के लिए बहुत ही बड़ी थी जिसे वो छोड़ नहीं सकता था। पर बस नाना उस टाइम काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आई थी। नाना ने मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में भी बता दिया था कि वो ज़ेनियो को लाइक करती है। जिंगहाओ पूछने लगा, और तुम, मतलब तुम भी तो ज़ेनियो को पसंद करती हो ना? हानफी कहती है कि नहीं, मतलब बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो, मैंने ज़ेनियो को हमेशा सिर्फ अपना दोस्त समझा है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि ज़ेनियो नाना से जाकर मिले ताकि वो थोड़ी बहुत ठीक हो सके, क्योंकि इस टाइम नाना को अपनेपन और प्यार की ज़रूरत है। लेकिन ज़ेनियो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। हानफी जिंगहाओ से फ़ोटो लेकर उसे वापस रखने लगी कि तभी उसे अपने डैड के आने की आवाज़ आई, इसलिए वो समझ गई कि डैड वापस आ चुके हैं। वो घबराने लग जाती है और अब जिंगहाओ को वो यहाँ से भेज भी नहीं सकती थी क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए उसने जिंगहाओ को ब्लैंकेट में ही छुपा लिया। डैड अंदर आए और पूछते हैं कि तुमने कॉल का आंसर क्यों नहीं दिया था? हानफी, जो कि एकदम चिल होकर दिखा रही है, वो बोले कि मुझे आवाज़ नहीं आई थी। डैड पूछने लगे, और मेन डोर खुला हुआ क्यों है? तो तब हानफी बोली कि मैं बंद करना भूल गई थी। डैड डांटने लगे कि ऐसे लापरवाही मत करा करो, और जब जाने लगे कि तभी वो कुछ नोटिस करते हैं, इसलिए वापस से हानफी को देखने लगते हैं। एक्चुअली उन्हें जिंगहाओ के पैर दिख चुके थे, जो देखकर वो बुरी तरह शॉक रह जाते हैं। और फिर अब जैसे उन्होंने ब्लैंकेट को उठाया तो उन्हें पूरे पैर नजर आए, इसलिए वो पूरी ब्लैंकेट खींचकर जिंगहाओ को बाहर निकाल देते हैं और उसे मारने की कोशिश करने लगे। जिंगहाओ डर के मारे चिल्ला रहा होता है और समझा रहा होता है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं। तो तब हानफी भी अपने डैड पर चिल्लाई और उनसे रुकने का बोलती है, क्योंकि वो पूरी बात एक्सप्लेन करना चाहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तीनों बाहर हैं, जहां हानफी ने सब बता दिया है कि जिंगहाओ बस उसकी हेल्प कराने आया था क्योंकि उससे हिला तक नहीं जा रहा था। डैड बोले कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया था? तो तब हानफी बोली, इसलिए क्योंकि आप बहुत दूर थे और आप हमेशा ही लेट आते हो। दोनों बात करते करते लड़ना शुरू कर देते हैं। तो तब जिंगहाओ दोनों से शांत होने के लिए बोलता है, और फिर जब यहाँ से जाने लगा तो तब हानफी के फादर उससे बोले कि तुम्हारा आज के लिए थैंक्स, लेकिन अब बस हानफी से दूर रहना है क्योंकि एक लड़की और लड़के के बीच डिस्टेंस होना चाहिए। जिंगहाओ कहता है कि अगर आप हानफी का भला चाहते हो तो ऐसा मत करो, क्योंकि इस टाइम उसे एक दोस्त की ज़रूरत है।
मैं मानता हूँ कि आप भी उसकी फिक्र करते हो, पूरे दिन हार्ड वर्क आप हानफी के अच्छे फ्यूचर के लिए ही करते हो, लेकिन आपको अपनी बिजी लाइफ में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर हानफी को देना चाहिए, वरना फ्यूचर में आपको रिग्रेट रहेगा। तो ये सुनकर वो कुछ नहीं बोले। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फैन रो रहा है, जिसको मोमो चुप करा रही थी क्योंकि उसे टीचर से डांट पड़ी है। जिंगहाओ जब आया तो वो जिंगहाओ को भी पकड़कर काफी बुरी तरह रोने लगा। मोमो बोली कि देखो प्लीज तुम ऐसे रो मत, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, एक दिन तुम सब करके दिखा दोगे और ज़ेन्यू की तरह बनोगे। मतलब ज़ेन्यू ने भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करा था। फैन खुश होने लगा कि क्या सच में तुम मुझ पर भरोसा करती हो। तो तब जिंगहाओ कहता है कि देखो प्लीज कभी भी ज़ेन्यू जैसे बेकार इंसान मत बनना। मतलब कि वो इतना बेवकूफ है कि वो पियानो रूम में पूरी रात लॉक रहा था प्रैक्टिस करते हुए और ये बात उसे पता ही नहीं चली थी, मतलब कि सुबह में पता चली थी। मोमो हैरानी से पूछने लगी कि भला ये कब हुआ, मतलब मैं तो उसकी हर एक अपडेट चेक करती हूँ और ऐसा तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। तो तब जिंगहाओ याद करता है कि इस न्यूज़ के बारे में उसने प्रेजेंट टाइम में न्यूज़पेपर में रीड करा था, जो उसकी मॉम ने उसे दिखाई थी, और वो दिन आज है, यानी ज़ेन्यू आज लॉक होने वाला है। जिंगहाओ भागता हुआ यहाँ से जाने लगा क्योंकि इस तरह वो ज़ेन्यू से अकेले में मिल पाएगा। और फिर अब जब उस जगह आ जाता है तो यहाँ उसने ज़ेन्यू की मैनेजर की बातें सुनी। एक्चुअली मैनेजर ज़ेन्यू को जानबूझकर लॉक करा रही हैं ताकि ये बात हेडलाइन बन सके और ज़ेन्यू की स्टोरी फेमस हो सके। ज़ेन्यू इस बात के अगेंस्ट भी था क्योंकि उसे झूठ पसंद नहीं है। तो वहीं जिंगहाओ इनकी सारी कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर चुका होता है कि ये एजेंसी वाले लोग कितने फेक होते हैं। ऐसा ही होता है। मतलब मैनेजर ज़ेन्यू को पियानो रूम में लॉक करके जाने लगी और अब डोर मॉर्निंग में ही ओपन होगा। तो वही जिंगहाओ भी यहाँ छुप चुका था डोर के लॉक होने से पहले, ताकि अकेले में ज़ेन्यू से बात कर पाए। जिंगहाओ अब ज़ेन्यू के पास आया, जिसे देखकर ज़ेन्यू हैरान है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो तब वो रिकॉर्डिंग सुनाता है कि तुम कितने फेक हो। ज़ेन्यू गुस्सा करने लगा और बताता है कि मैं यहाँ जानबूझकर नहीं आया, मुझे ज़बरदस्ती यहाँ भेजा गया है। तो तब जिंगहाओ कहता है कि तुम्हारे पास सब चीज़ें करने के लिए टाइम है, लेकिन खुद की गर्लफ्रेंड यानी नाना को देखकर आने के लिए टाइम नहीं। तो तब ज़ेन्यू कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि मैं हानफी को पसंद करता था, ना कि नाना को। और फिर बताने लगा कि मैंने हानफी से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी थी। मैं हानफी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, लेकिन हानफी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर कि वो मुझे सिर्फ अपना दोस्त मानती है एंड नाना जो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए चाहती है कि ज़ेन्यू नाना को डेट करे। ज़ेन्यू उसे काफ़ी समझाता है कि देखो मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन हानफी मानी नहीं थी। तो इस वजह से ज़ेन्यू ने गुस्से में आकर नाना को सब बता दिया था कि वो जिस लड़की यानी हानफी को पसंद करता है वो उसे रिजेक्ट कर चुकी है और हानफी के अलावा वो कभी किसी और लड़की के बारे में सोच नहीं सकता। और फिर जब गुस्से में जाने लगा तो तब नाना बुरी तरह रोई थी क्योंकि ज़ेन्यू एक तरह से उसको रिजेक्ट कर गया था। प्रेजेंट में ये बात सुनकर जिंगहाओ ज़ेन्यू से कहता है कि तुम कितने बुरे हो जो तुमने नाना से डायरेक्ट वो सब बातें बोल दी थी। तो तब ज़ेन्यू बोला कि अब मैं और करता भी क्या, नाना को झूठी उम्मीद थोड़ी ना दे सकता था। उस दिन के बाद से मैं उन दोनों के कांटेक्ट में नहीं रहा हूँ। नाना के इंसिडेंट के बारे में भी मुझे लेट पता चला था, पर अब जो होना था वो हो चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए हानफी को भी मैच्योर बन जाना चाहिए और सब भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। जिंगहाओ गुस्से से एक जोरदार पंच ज़ेन्यू को मारता है और बोला कि तुम कहते हो कि तुम हानफी को पसंद करते हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम सिर्फ खुद से प्यार करते हो। ज़ेन्यू कहने लगा कि तुम भी हानफी को लाइक करते हो, है ना। तो तब जिंगहाओ पीछे हो गया और मुकरने लगा कि नहीं ऐसा नहीं है। ज़ेन्यू बोला कि हाँ ऐसा ही है, तभी तुम उसकी इतनी फिक्र कर रहे हो। और फिर पूछने लगा कि वैसे तुम्हारा नाना के साथ क्या रिलेशन, मतलब उसके पास मैंने तुम्हारा आईडी कार्ड देखा था। जिंगहाओ बताता है कि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मेरा आईडी कार्ड मेरे पास है। तो तब ज़ेन्यू बताने लगा कि एक दिन मैंने नाना को छुपकर कुछ देखते हुए नोटिस करा था, फिर पता चला कि उसके पास जिंगहाओ नाम का एक आईडी कार्ड है जिस पर तुम्हारी फोटो थी। मैंने उससे काफ़ी पूछा कि आखिर ये लड़का कौन है, लेकिन नाना ने मुझे उस टाइम कुछ नहीं बताया था, बल्कि बस ये कहा था कि ये एक सीक्रेट है। तो तब जिंगहाओ परेशान होने लगा कि भला ऐसा होना पॉसिबल कैसे है, जबकि मैं तो आज तक नाना से कभी मिला ही नहीं, फिर भी वो मुझे कैसे जानती है। कि तभी उसे एक बार फिर अजीब मेमोरीज आने लगी कि जैसे वो उसी रेस्टोरेंट में है जहां नाना बर्न हुई थी। टाओ जिंगहाओ को परेशान कर रहा होता है कुछ काम कराने के लिए, और इस बीच जिंगहाओ से उसका आईडी कार्ड वहीं गिर गया था। जिंगहाओ को प्रेजेंट में चक्कर आने लगे ये सब बातें याद करके, जिससे ज़ेन्यू पूछता भी है कि क्या तुम ठीक हो। तो तब जिंगहाओ बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ, और अब क्योंकि डोर लॉक था इसलिए ये दोनों पूरी रात साथ रहते हैं। और जब मॉर्निंग में यहाँ से जाने लगे तो तब ज़ेन्यू
जिंगहाओ से कहता है कि मेरी फीलिंग्स हानफी को लेकर एकदम सच्ची थी, लेकिन अब मैं भी अपनी लाइफ में बिजी हो चुका हूँ और अब जब वो मुझसे नफरत करती है तो मुझे भी दूर चले जाना चाहिए। जिंगहाओ कहता है कि वैसे वो तुमसे नफरत नहीं करती और फिर एक पेपर देकर यहाँ से चला गया। एक्चुअली ये हानफी की डायरी का पेज है जिस पर हानफी ने लिखा हुआ है कि वो आज भी ज़ैनियो की कितनी ज़्यादा फिक्र करती है, जो देखकर ज़ैनियो सरप्राइज रह गया। नेक्स्ट डे हमें जिंगहाओ और हानफी को ब्रॉडकास्ट रूम में दिखाया जाता है, जहाँ जब अचानक हानफी के पास ज़ैनियो का मैसेज आया कि वो उससे मिलने आने वाला है, तो ये रीड कर हानफी सरप्राइज रह गई। जिंगहाओ पूछता भी है कि तुम इतना खुश क्यों हो रही हो, तो तब वो बोली कि ये एक सीक्रेट है। बाय द वे जिंगहाओ सॉन्ग प्ले कर देता है, लेकिन हानफी से माइक ऑन रह चुका था, इसलिए जब जिंगहाओ हानफी से पूछने लगा कि क्या तुम सच में ज़ैनियो से नफरत करती हो, तो तब वो कहती है कि नहीं, ज़ैनियो मेरा बेस्ट फ्रेंड रह चुका है जिससे मैं कभी नफरत नहीं कर सकती। तो तब ये बात मोमो भी सुन लेती है और बुरी तरह शॉक रह गई कि क्या सच में हानफी शुरू से ज़ैनियो को जानती है, पर उसने ये बात मुझसे क्यों छुपाई, क्या वो मुझे अपनी फ्रेंड नहीं मानती। दूसरी तरफ जिंगहाओ को भी पता चल जाता है कि माइक ऑन रह चुका है, जिसको वो जल्दी से बंद कर देता है, लेकिन अब ये दोनों डरने लगे कि पूरे स्कूल ने बातें सुन ली होंगी, डीन भी हमें डांटने आने वाले होंगे, इसलिए दोनों तभी जल्दी से यहाँ से भाग गए। लेकिन अब स्कूल में बातें होने लगी थी कि आखिर वो लड़की कौन है जो सुपरस्टार ज़ैनियो की दोस्त रह चुकी है, क्या ये वो लड़की है। तो तब जिंगहाओ हानफी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ यहाँ से ले गया। अब हमें दिखाया गया कि हानफी जब जैसी बाहर आई तो ज़ैनियो बाहर उसका वेट कर रहा था, जिसको देखकर वो हेलो करने लगी एंड काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही है कि अब ज़ैनियो वापस से हानफी से बात करने लगा है। दूसरी तरफ जिंगहाओ को पता चलता है कि बाहर बारिश हो रही है और हानफी अम्ब्रेला लेकर जाना भूल गई, इसलिए वो जब जैसी नीचे आया उसे अम्ब्रेला देने कि तभी शॉक रह गया हानफी और ज़ैनियो को एक साथ देखकर, यानी कि उसका दिल टूटने लग जाता है, या कहो कि वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करने लगा। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.